हाँ, चलो भैया, तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं मानव जीवन में रसायन, जो डेली लाइफ में आपको रासायनिक पदार्थ है या रासायनिक जो यौगिक है जिसका आप उपयोग करते हो उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो थोड़ा स्पीड चलेंगे, भड़बड़ भड़बड़, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, और आप लोग भी स्पीड करके देख सकते हो। कोशिश करना मेरे बनाने से पहले आप लोग सॉल्व कर लो, ताकि आपको थोड़ा से लॉजिकल तुक्का है वो मारने लायक आ जाए, या पहले से कुछ पता था उसका रिवीजन हो जाए। मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले कोई ना कोई ऑप्शन चुन लेना, ताकि आपका ऐसा हो जाए कि बन जा रहेगा तो पेपर में बनना तय है उसको। चलिए देखिए, तो हीना सबसे पहले तो बोल दिया, हीना। हीना हीना किसको बोलते हैं? हीना बोलते हैं मेहंदी को। हाँ, हीना बोलते हैं मेहंदी। अब मेहंदी में ऐसा कौन सा रसायन है, क्योंकि हीना लगाया मेहंदी लगाया लाल लाल रच गया, आहा लाल रंग रचता है तो बोलते हैं प्यार ज्यादा। अरे प्यार ज्यादा नहीं है, यहाँ कुछ तो यौगिक ज्यादा है। तो उसमें अगर ये इनमें से क्या मिलेगा कि लाल ज्यादा हो जाएगा, तो ध्यान में रखना लाल रंग तभी बनेगा जब आपका मेहंदी में पाया जाएगा लहसुन, लहसुन नहीं, लहसुन आपके कैरेटिन प्रोटीन से। आपका कैरेटिन प्रोटीन आपके जो कहाँ है, आपके त्वचा में। ये दोनों क्रिया करके कौन सा रंग देने वाले हैं? लाल रंग। तो लहसुन जो है, लहसुन नहीं लहसुन, लहसुन क्या है आपका? मैं इधर टिक नहीं लगाऊंगा, आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो साइड में आप देख लेना। तो लहसुन क्या है आपका? मेहंदी में पाए जाने वाला। ये क्या है? प्रकाश के संपर्क आने पर क्या होता है? लाल रंग दे देता है। तो लहसुन याद रखना। यहाँ भी वही पूछा है, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा या घोड़ा लाल रंग कहाँ से आता है? तो वो आता है लहसुन से। अब कैसे याद रखना है? जहां मेहंदी, मेहंदी है रचने वाली, लाश है बिछने वाली। लाश से याद रखना। आजकल मेहंदी लगाने से पहले आदमी डरता है कहीं नीला ड्रम ना हो जाए। क्लियर है? तो जहां मेहंदी वहां लाश, लहसुन, ऐसे करके याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं। तो ट्रिक को ध्यान में रखते हुए बनाना। इसमें मैंने यहाँ क्या होता है उसको भी लिख दिया है सॉल्यूशन को। पहले सॉल्यूशन नहीं डालता था, तो इस बार थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है मुझको ये सब करने में, ताकि आपको कुछ छूटे ना। क्लियर? चलिए आइए, इधर क्या दिया है? हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों सूती कपड़े? तो हम बचपन में सूती कपड़े पहनते हुए आए हैं। सूती मतलब ये बनता है आपका कपास। कपास मतलब पुनी, पोनी 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 मतलब रुई। अब जैसे भी आप रुई देखोगे, रुई बढ़िया से सोख देता है। तो रुई अगर सूती का आप कपड़ा पहन रहे हो तो सूती का फरिया अच्छा बनता है। देखो ना, कई चीज को अगर साफ करना है तो बोलते हैं ना सूती कपड़ा का फरिया बनाइए। टेरी काट या नायलॉन को कपड़ा बनाओगे वो सोखता नहीं है। क्लियर है? चिकना ज्यादा होता है। और सूती का कपड़ा है तो आराम से वो क्या कर लेता है? पानी को सोख लेता है। तो सबसे पहला काम तो ये क्या करता है? अच्छा से सोख लेता है। अब अच्छा से पानी सोखता है तो ये पसीना को भी सोख लेगा। हाँ सर, पसीना को भी सोख लेता है। तो पसीना को सोखने के बाद क्या करेगा? अब ये क्या करता है? आपके बॉडी गीला गीला लगेगा ना। अच्छा, तो आप क्या करोगे? पसीना आ गया तो गीला गीला लग रहा है, तो आपने सूती कपड़ा पहना है तो बढ़िया से सोख लेगा। अब सोखने के बाद क्या होगा? सोखने के बाद चूंकि ये हवा, हवा और किसके संपर्क में है? तापमान के। हवा और किसके संपर्क में? ताप। तो हवा और ताप के संपर्क में उसको ला देता है। देखो अंदर में था पसीना, अब पसीना जब बाहर में आया तो किसके संपर्क में आया? हवा और ताप के संपर्क में। और ये उसको वाष्पीकरण में संपर्क में लाता है, तब जाके उसका क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है? संभव होता है। अगर सोचो ना यार, आप टेरी काट का पहने हो, ऐसा ऐसा कपड़ा पहने हो कि पसीना अंदर में रह जाता है, वो बाहर में आ ही नहीं पाता है। अब बाहर में आ ही नहीं पाएगा, वो वातावरण से मैच ही नहीं कर पाएगा, तो बाहर का हवा, बाहर का तापमान वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो कुल मिला के पसीना को सूती कपड़ा सोख लेता है, और सोख देता है तो उस कपड़े के कारण वो बाहर के संपर्क में आता है और उसका वाष्पीकरण फिर संभव हो पाता है। अब इसके हिसाब से आप लोग देखिए, सूती कपड़े रंग में हल्के, सुंदर और फैंसी होते हैं। अरे भैया, फैंसी वैंसी तो आपका नायलॉन वगैरह फालतू का कपड़ा होता है जो कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन वही सूती का वस्त्र जो होता है एकदम नॉर्मल दिखता है। जैसे सूती का बनियान ज्यादातर दादा लोग पहनते हैं, देखना एकदम सफेद वाला। एक दिन मैं पहना था इसी सूती का कपड़ा, अभी 2-3 हफ्ते की बात है। एक बच्चा केक लेने के लिए आया, दरवाजा खोला, अंकल केक ले जाना है। अरे भैया, मैं अंकल दिखता हूँ क्या? तो वो बस बनियान को देख के अंकल बोल दिया। मैं सूती वाला बनियान पहना था। तो वही है, फैंसी वगैरह नहीं होता है, इसको आप काट सकते हो। कपास पसीने का अच्छा अवशोषक है, ये तो 100% सही बोल रहा है। तो कपास क्या होता है? अवशोषक होता है। अब बी तो 100% सही है, लेकिन मुझे ए अच्छा नहीं लग रहा है, तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन मैं इसको काट देता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ आया बी सी डी। अब देखो, कपास पसीने को वाष्प, देखो भैया, कपास पसीने को वाष्प में कन्वर्ट नहीं करता है, कपास पसीनों को सोखता है और उसको संपर्क में लाता है। यहाँ हवा और तापमान, उसको बाहर का हवा कैसा है, तापमान कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका कपड़ा पसीना वाला सूखेगा कि नहीं सूखेगा। तो ये गलत है कि कपास जो है
पसीना को वाष्प में परिवर्तित किया, बल्कि कपास पसीने को आसान वाष्पीकरण के लिए उसको वातावरण के पास ले लेता है, बाहर करता है। तो डी ज्यादा बेस्ट है ना कि सी। इसका वाष्पीकरण कपास नहीं करता है, बस कपास क्या करता है उसको सोख कर बाहर ला देता है, जिससे आपका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बी और डी बेस्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन होना था बी। और मानते हैं इसको आप सीखे होगे, तो मानव जीवन में आप डेली यूज करते हो, बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान, तो धूम्रपान तो आपने नहीं किया होगा ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन सुना होगा कि धूम्रपान मतलब सिगरेट। सर सिगरेट जलता है, अब जब सिगरेट जलेगा, धूम्रपान जलेगा, तो जलेगा तो कार्बन आएगा, जलेगा तो क्या होगा, कार्बन। अब जब कार्बन निकलेगा तो यही तो आप फेफड़े में डालते हो, कार्बन को कहाँ डालते हो, फेफड़े में। और इधर से आपने जो सांस लिया उससे क्या गया, फेफड़े में ऑक्सीजन। अब उधर से आया कार्बन, इधर से गया ऑक्सीजन। अब ये फेफड़ा क्या करेगा, आपका जो ब्लड वेसल है, ये आपका क्या है, ब्लड वेसल। हमने इसको पढ़ा था, याद करो। ये जो ब्लड है इसमें पाया जाता है Hb, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब हमने पढ़ा था ये जो एक हीमोग्लोबिन ब्लड है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितने ऑक्सीजन, 4। ये अब 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाता है। ट्रांसपोर्टिंग मतलब ये ट्रक कितना लोड कर सकता है, आपका एक Hb ट्रक जो है 4 लोडिंग करता है। अब 4 लोडिंग करता है तो बढ़िया तो था सर, जितना भी आपका हीमोग्लोबिन है, एक एक ट्रक, एक एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन आपने मार लिया छुट्टा, क्लियर है, मतलब कार्बन दे दिया फेफड़ा में। अब होता क्या है, ये एक्चुअल में जो जलेगा तो कार्बन बस नहीं रहता उसमें, क्योंकि सिगरेट जलेगा तो जो भी चीज जलेगा तो कार्बन किसके साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ये बनाता है खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्सीजन से ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये Hb में, अगर ये Hb है, Hb में जाना था कौन, ऑक्सीजन, तो भाई साहब एक ही ऑक्सीजन या 2 ही ऑक्सीजन आता है, उसके जगह में कौन आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। या मैं पूरा ही ले लेता हूं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या आ गया, कार्बोक्सिल समूह आ गया। अब ऑक्सीजन कहाँ का भैया, ऑक्सीजन की कमी। तो सिगरेट पीने वाले के शरीर में क्या हो जाता है फिर, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि उसके शरीर में क्या बढ़ गया है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए उनको तकलीफ होता है, फिर हाथ पैर दर्द करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी मतलब कोशिका के पास ऊर्जा नहीं है, बिना ऑक्सीजन के तो ऊर्जा नहीं बना पाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका यूज करके, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर वो बदलना चाहती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके लिए क्या लगता है, ऑक्सीजन। इसके बिना 38 एटीपी तो बनेगा नहीं, अब 38 एटीपी नहीं बनेगा तो ऊर्जा नहीं है, मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब देखो यहाँ धूम्रपान है तो ऑक्सीजन की कमी कर देता है, क्यों, हृदय की गति बढ़ा देता है। नहीं भैया, हृदय की गति तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बढ़ता है, ये तो झूठ बोल रहा है। शरीर में निकोटीन, निकोटीन अलग काम करता है, ये वाला भाई साहब को खोजो, हिमबद्ध। ये देखो हिमबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाकर, अरे ऑक्सीजन की सांद्रता कम करता है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। देखो ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ये सही बोल रहा है कि रक्त में अब जो रक्त है उसमें क्या बढ़ गया है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया है, इसके कारण अब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, यही ऑक्सीजन की कमी का कारण है। निम्नलिखित में से कौन वातित पेय, वातित मतलब वात मतलब होता है हवा, वातित पेय मतलब होता है हवा, वातित पे मतलब पीना, वात मतलब होता है हवा, वात मतलब हो गया हवा। अब हवा मिला दिया किसमें, पेय पदार्थ में, पेय मतलब हो गया ड्रिंक, ड्रिंक मतलब तरल। तो आपने किसमें मिलाया है, हवा को किसमें मिलाया है, तरल में। क्यों मिलाया सर, ये जो हवा है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप बनाते हो कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हो, हाँ सर उसी की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये पता रहना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जल है ये और जल है तो H2O और CO2 मिला दोगे तो क्या बनता है, याद करो, ये जो है CO2 है, एक O के साथ क्रिया करके CO3 बना लेगा, H2CO3। इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड, पढ़ाया था मैं क्लास में इसको, कार्बोनिक अम्ल। अब यही कार्बोनिक अम्ल मतलब आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, सर कार्बोनिक अम्ल है मतलब अम्लीय होता है। आगे समझ में, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कहा मिलाया है, तलर में। अब यही पूछ रहा है, देखो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय, अच्छा यहाँ पूछा क्या है पहले तो ये देख लो भैया, सत्य नहीं, पेपर में सब में ध्यान रखना, पूछा क्या है, सत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, तो सत्य नहीं पूछा है।
उनमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किसके मिलाया है, तरल में मिलाया है, सही बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड विलय होता है। द्रवीय विलयन में गैस होता है, द्रवीय विलयन में वे गैस होते हैं। क्या पे जो है, पे पदार्थ गैस है कि तरल है? तरल है भैया, तरल है। द्रवीय विलयन में वे गैस होते हैं, इसको होल्ड में रखते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है। सोडा वाटर एक वातित पे, हाँ सोडा वाटर में क्या मिलाया है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा पियोगे तो ढकार आता है ना, और सोडा पीने के बाद ढकार आया क्यों आया, क्योंकि सोडा के साथ आपने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वही ढकार आएगा, इसलिए तो दोनों सही है। अब पूछा क्या, गैसीय विलयन में वे द्रव होते हैं, और यहाँ बोला द्रवीय विलयन में वे गैस होते हैं। क्या विलयन गैसी है कि द्रवी है? पहली बोल दिया है, क्या है, पेय पदार्थ है, मतलब ये क्या होगा, द्रवी विलयन। कैसा विलयन है ये, द्रव विलयन। तो कौन सा सही है, अब देख लो यार, द्रवी विलयन है कि गैसी विलयन है, तो सीधा दिख रहा है यहाँ ये क्या है, द्रवी विलयन, गैसी विलयन नहीं है, और यही पूछा था, सत्य नहीं है। तो प्रश्न भले ही एकदम नॉर्मल दिख रहा होगा, ये दोनों तो पता था, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो सकते हो। तो कैसा विलयन है, द्रवी विलयन है। तो द्रवी विलयन में गैस होते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो एक ऐसा विलयन है आपका, पेय पदार्थ होता है द्रवी विलयन, गैसी विलयन नहीं है, गैसी विलयन नहीं है, ये द्रव है, द्रव। क्लियर है। तो एरेटेड, एरेटेड मतलब वायु, एयर, एयर से बना है एरेटेड ड्रिंक, वही है कोल्ड ड्रिंक्स। सोडा वाटर क्या है, एरेटेड ड्रिंक्स कहलाता है, कोल्ड ड्रिंक्स। क्लियर है। तो इतना आपको ध्यान में रखना था, और पढ़ना है डिटेल में, यहाँ से पढ़ लेना मैंने जो भी बताया है। क्लियर है। मैं इसको क्यों डाला हूँ, कभी कभी मुझे भी जरूरत पड़ जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा समझाना है, तो उसको लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर चीज को लिखूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो कहीं कहीं अगर मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको सीधा पढ़ के भी बता सकता हूँ, इसलिए मैं डाला है। क्लियर है। और जहां मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ वो सीधा मैं लिख रहा हूँ यार, ताकि लिखने में ज्यादा समझ आता है आपको। किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए? क्या पूछा है, नींबू नहीं, नींबू का अचार तो डाल दिया सर, लेकिन नींबू का अचार आपको कहाँ रखना चाहिए? भाई बेस्ट ऑप्शन है कांच, बर्नी आप छत्तीसगढ़ी में बर्नी बोलते हो, तो कांच का बर्तन बेस्ट होता है। एक आपका सिरेमिक आता था, सिरेमिक वहां डाल सकते हो, जो सीमेंट का सिरेमिक मतलब मिक्सर में बनता है। क्लियर है। और शीशा है, प्लास्टिक ज्यादा ऑप्शन है, अब कांच नहीं है, महंगा है, फूट जाता है, बच्चे लोग गिरा देते हैं, तो ये ऑप्शन है आपका कि कांच में, सिरेमिक में, प्लास्टिक में, ये सब में आप नींबू का अचार रखते हो, आमा का अचार रखते हो। लेकिन याद रखना, नींबू का अचार किस में नहीं रखना है, एल्यूमिनियम में, क्योंकि नींबू होता है अम्ल, और अम्ली वाले को धातु वाले बर्तन में नहीं रखना चाहिए आपको। इसके साथ धातु, क्योंकि ये जो अम्ल है, इसमें जो पाया जा रहा है अम्ल है, वो धातु के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्यों सर? अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करके क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, और ये लवण हानिकारक हो सकता है आपके बॉडी के लिए। ये लवण क्या हो सकता है, आपके बॉडी में जाएगा और रिएक्ट कर देगा। क्लियर है। तो अम्ल जो है, अम्ल ये धातु के साथ क्रिया करके लवण बना देता है, इसलिए आपको धातु के साथ नहीं रखना चाहिए। और सीधा दिख रहा है इसमें धातु एक ही है, एल्यूमिनियम। तो आपको कहाँ नहीं रखना चाहिए, अम्ल को, कोई भी अम्ल है तो उसको धातु में रखने से बचना चाहिए। इसलिए कोई भी अचार डालते हैं धातु के बरनी में, धातु के बर्तन में ना रखें उस अचार को। क्लियर है। क्रिया कर सकता है, तो यहाँ याद रखोगे ट्रिक से, नींबू को आलू में ना रखें, नींबू को आलू में ना रखे, आलू में ना डाले। आलू से क्या याद आ जाएगा आपका, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब धातु, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक, मैं इधर टिक नहीं लगाऊंगा, इससे एक फायदा रहेगा कि आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर टिक लगाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगा, तो कोशिश करता हूँ इधर टिक ना लगाऊं, भूल जाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर का कारक है? अच्छे से पढ़िए, कुछ प्रश्न ऐसे ही मिलेगा आपको, कुछ प्रश्न ऐसे ही है। अब आज से कभी नहीं सुना होगा, कैंसर तो सुना है, कैंसर तो सुना है, लेकिन ऐसा प्रश्न अगर नहीं किया पेपर में, पहली बार आ जाता और ये प्रश्न आता तो कैसे सॉल्व करते। सॉल्व करिए थोड़ा सा, देखिए क्या पूछा है। रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है यूवी किरण से, एक्सरे से, तंबाकू का धुआं और गामा किरण। इसमें कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको, और लॉजिकल तुक्का मारोगे तो लॉजिकल तुक्का में यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपका डेली का ऐसा है जिसमें आप रखते ही हो, और नहीं रखना पूछ रहा है तो हम तो इसमें रखते ही हैं। तो लॉजिकल तुक्का मारते तो पार्सलिन और एल्यूमिनियम का बर्तन दिख ही रहा है। क्लियर है। वैसे यहाँ लॉजिकल तुक्का मारोगे तो सब क्या है, किरणें हैं। रासायनिक कैंसर अगर पूछता तो सब अपने आप में किरणें हैं। यूवी किरण से भी कैंसर हो सकता है, एक्सरे से भी कैंसर होता है, गामा किरण से भी कैंसर होता है, और गामा किरण तो बहुत ज्यादा खतरनाक किरण है। क्लियर है। तो हमको ये पूछा था ना रासायनिक, ये तो सब क्या है, ये कैंसर के कारक हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक वाला नहीं है वो।
रसायन के कारण नहीं हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के कारण हो रहा है, किरण के कारण हो रहा है। तो ये किरण के कारण अगर कैंसर, यूवी किरण भी खतरनाक है, स्किन कैंसर होता है तो ये भी कैंसर जनिक है। एक्सरे भी खतरनाक होता है सर, एक्सरे तो हम लोग शरीर में डालते हैं, याद रखना वो बहुत बहुत कम सेकंड के लिए, बहुत कम समय के लिए आपका एक्सरे छोड़ा जाता है आपके बॉडी में। जब आप एक्सरे कराने जाते हो, आपका हड्डी टूट गया है, हड्डी के बारे में पता करना है, तो एक्सरे बहुत कम समय के लिए छोड़ा जाता है। अगर मैं उसको लंबे समय के लिए छोड़ दूं ना, तो ये आपके डीएनए तक को डैमेज कर सकता है, एक्सरे, यूवी और गामा। तो ये लोग डीएनए स्तर में जाके क्या करते हैं? डीएनए को डैमेज करते हैं। ये तीनों डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, और डीएनए को डैमेज करके क्या कर सकते हैं? आपको कैंसर करवा सकते हैं। लेकिन ये जो कैंसर है, ये रासायनिक कैंसर नहीं कहलाएगा। तंबाकू के धुएं से आपका होता है रासायनिक कैंसर। तो तंबाकू खाना मना है, ऐसे बोलते हैं ना, तंबाकू और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि उससे होता है आपको रसायन वाला कैंसर। तो जब भी रसायन वाला कैंसर बोले तो याद रखना धूम्रपान, तंबाकू से होता है। और ये यूवी किरण, एक्सरे और गामा किरण से आपका हो जाएगा डीएनए, त्वचा कैंसर वगैरह। वो डीएनए वाला कैंसर, उसको आप रासायनिक कैंसर नहीं बोलोगे। तो यहाँ पूरा और डिटेल में आपका डाल दिया गया है, यहाँ से और पढ़ना पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो तंबाकू के धुएं के कारण क्या होता है? रासायनिक कैंसर कारक होता है, जिसमें बेंजोपायरिन, नाइट्रोसेमाइन और बेंजीन, ये रसायन डीएनए को क्या करते हैं? क्या पाया जा रहा है? देखो, बेंजोपायरिन, नाइट्रोसेमाइन और बेंजीन, ये क्या करते हैं? डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है? यूवी किरण में त्वचा कैंसर का कारण बनती है, लेकिन ये रासायनिक नहीं है। क्लियर है? यूवी रासायनिक नहीं है। एक्सरे भी डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर का कारण बन सकता है। गामा भी कैंसर का कारण बन सकता है, लेकिन ये तीनों रासायनिक नहीं है। तंबाकू वाला क्या कहलाएगा? रासायनिक। आगे बढ़ते हैं सर। चिप्स उत्पादक, सब चिप्स तो खाते ही हैं। चिप्स का, हाँ, हम लोग बचपन में ही बोलते थे, मजाक करते थे, और गांव में अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता। ये चिप्स का अगर पैकेट है तो ऊपर से अगर ये पैक है तो ये रहता है, इसमें भर रही थी हवा, और इसमें बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? चिप्स। अब गांव वालों को ये लगता है कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 10 रुपया का चिप्स रहता है और हवा भरी रहती है उसमें। क्या भरी रहती है? हवा। क्योंकि उनको लगता है हम हवा को खरीद रहे हैं, कि चिप्स का पैकेट बड़ा बनाने के लिए उसमें क्या भर दिया गया है? हवा। लेकिन ध्यान में रखना, आपको पता रहना चाहिए, आप अधिकारी हो, तो हवा नहीं है, हवा है प्रिजर्वेटिव, परिरक्षण के लिए डाला गया है। ये चिप्स ऐसा है कि चिप्स में पाया जाता है वसा या तेल बोल सकते हो। ये जो चिप्स में वसा या तेल है, क्या ये चिप्स में वसा या तेल पाया जा रहा है। अगर ये वसा और तेल, अगर ये ऑक्सीजन से क्या कर ले? क्रिया कर ले, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाता है, और क्या करता है? फिर गंध देगा, रासायनिक क्रिया कर लेगा, तो ऑक्सीकरण हो जाता है इसका। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करने के बाद गंध देता है, इसी को विकृत गंधित बोलते हैं। याद करो, पढ़ाया था मैं लास्ट क्लास में। विकृत गंध, बेकार वाला गंध आएगा। तो इससे बचने के लिए ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्या करता है? आपका वसा और तेल क्रिया करता है, तो ऐसा कोई गैस डालना पड़ेगा जो क्रिया ना करे। इसलिए वसा और तेल के साथ जो अक्रिय गैस है वो डाला जाता है। और अक्रिय गैस क्या है? नाइट्रोजन, जो कि आसानी से उपलब्ध है, ये होता है अक्रिय, और ये कोई क्रिया नहीं करता है। इसलिए यहाँ क्या भरा जाता है? आपका नाइट्रोजन। एकदम सरल है। तो इसमें देखोगे हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा होता है ज्वलनशील, इसको तो भरेंगे नहीं। क्लोरीन होता है जहरीली, अगर क्लोरीन भर लेंगे तो हो जाएगा काम। तो क्लोरीन को तो आप सीधा उड़ा सकते थे। तो हाइड्रोजन भी नहीं भरते हैं, क्लोरीन भी नहीं भरते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड कुछ हद तक आपका प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें जो आसानी से उपलब्ध रहता है गैस के रूप में, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका आंसर है। चलिए, तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। क्लियर है? हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक, तो हल्दी कैसे होता है? हल्दी है रचने वाली, पीला पीला होने वाली। तो पीला किस रंग के कारण है? तो हल्दी में पीला, टमाटर में लाल, ऐसा ही प्रश्न बनता है। तो हल्दी में पीला किसके कारण होता है? करक्यूमिन, केराटिन, लाइकोपिन और एंथोसाइनिन। तो याद रखना है, जो लाइकोपेनिन, केराटिन तो गाजर में पाया जाता है, लाइकोपिन कहाँ पाया जाता है? लाहन का वो, लाइकोपिन, लाहस का वो, पेन वो, लाई का वो, पेन वो, लाई का पेन वो, लाइकोपिन वो, कैसन वाला रे? लाल वाला वो। तो लाई का पेन वो, लाल वाला वो, लाल वाला। जितने भी लाल लाल दिखते हैं आपके फ्रूट्स, उसमें क्या पाया जाता है? लाइकोपिन वर्ण पाया जाता है आपका, लाइकोपिन, क्रोमेटिन। ठीक है? तो लाइकोपिन क्या है? तो लाइकोपिन कहाँ पाया जाएगा? लाल। आहा, टमाटर बड़े मजेदार,
लाल टमाटर बड़े मजेदार। और क्या है, जैसे तरबूज लाल है, तो ये सब में क्या पाया जाता है आपका लाइकोपिन। हल्दी पीला है, तो हल्दी को एक तेल चढ़े नोनी अचार पचहर, तो एक तेल चढ़ाने हैं, तो इस किसको किससे चढ़ाएंगे, हाथ से, कर से। कैसे चढ़ाएंगे, कर से, तो कर से कर क्यूमिन, कर से याद रखोगे कर क्यूमिन। तो जहां हल्दी है वहां हाथ से क्या चढ़ाना है, तेल हल्दी चढ़ाना है, तो कर क्या हो जाएगा, कर क्यूमिन हो जाएगा। आ गया समझ में। और इधर लाइकोपिन, लाइकोपिन मतलब लाल टमाटर बड़े मजेदार, तो लाई का पेन वो लाल वाला वो, तो यहाँ दोनों डाल दिया हूं मैं, जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हो। आगे आगे आगे, टमाटर सॉस, ए दे फिर आ गया टमाटर सॉस। टमाटर सॉस का भी उसमें भी क्या मिलाना पड़ेगा आपका, संरक्षक, क्योंकि टमाटर से आपने क्या बनाया, सॉस बनाया, तो टमाटर से बन गया सास, सास नहीं सॉस, मैं सास ही लिखूंगा। क्लियर है, हम और सास देखी गाड़ी दी क्या पर देखी हुआ। तो टमाटर से क्या बनाया आपका, सॉस, चटनी। तो टमाटर सॉस में यहाँ भी तो ये खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में टमाटर क्या होता है याद करो, टमाटर का दाग अच्छा होता है, जेली, ऑक्जेलिक अम्ल। अब ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है, मतलब टमाटर का स्वाद कैसा होगा, अम्ली होगा। तो जो अम्ली खाद्य पदार्थ है, अम्ली खाद्य पदार्थ है, उसके परिरक्षण करने के लिए, परिरक्षण करने के लिए आपका मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। याद रखोगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो अम्लीय खाद्य पदार्थ है, उसके लिए क्या मिलाएंगे, सॉस में सोडियम बेंजोएट। तो टमाटर सॉस के प्रयोग में संरक्षक क्या होता है, सोडियम बेंजोएट यूज होता है। तो कैसे याद रखना है, इसमें देखो पोटेशियम मेटावाई सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, सोडियम बेंजोएट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, सोडियम बेंजोएट। पोटेशियम नाइट्रेट किसके लिए यूज होता है, मांस, मांस वगैरह है उसके परिरक्षण के लिए। तो मांस है उसको गलने से बचाने के लिए मांस को क्या लगा देते हैं, उसमें सोरा लगा देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लगा देते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट आप पढ़े हो, सोरा के रूप में विस्फोटक होता है। कैल्शियम प्रोपियोनेट और आपका सोडियम बेंजोएट किसके लिए, अम्लीय खाद्य पदार्थ के लिए। अब इसको कैसे याद रखना है, टमाटर के सॉस है क्या, सास, और सांस के आगे क्या बजाने का, बेंजो, क्या बजाना है, बेंजो बजाना है। तो सांस के आगे क्या बजाने का, बेंजो, सर ऐसे नहीं बाज, जैसा डुंग डुंग चुकुन नहीं बाजता है। क्लियर है, ये हमारा बेंजो है, सब बजता है। तो सांस के सामने बेंजो बजाने ना, तो सांस पूछेगा तो बेंजोएट याद आ जाएगा आपको। और पोटेशियम नाइट्रेट मास के लिए, तो नाइट में क्या चाहिए, मास चाहिए, तो नाइट में मास, नाइट में क्या, मास। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। लाइकोपिन तो अब भी बताया, लाई, लाई का वो पेन, वो कैसन वाला रे, लाल वाला वो, तो लाल वाला मतलब ये जो है, इसमें देखो अब लाल क्या है, मक्का लाल नहीं है, ब्लैकबेरी लाल नहीं है, टमाटर लाल नहीं है, पालक, टमाटर लाल है, तो टमाटर लाल है, पालक लाल नहीं है, तो क्या पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ सकते हो, देखो ये पोटेशियम मेटावाई सल्फेट या सल्फाइड संरक्षक है। तो यहाँ ये लिखा है, ये किसका संरक्षक है, सल्फाइड का। तो सल्फेट से सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट तो बता दिया, नाइट में क्या खाने का, मांस, नाइट में क्या खाने का, मांस। और कैल्शियम प्रोपिनेट, देखो पापी, पापी कौन है, फफूंद को रोकने के लिए। तो पापी लोग खाते हैं ब्रेड में, पापी लोग कहाँ खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, पापी लोग खाएंगे ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड में। तो अगर ब्रेड खाते हो ब्रेड में तो आप पापी हो। तो फफूंद, फफूंद लग जाता है ब्रेड में, ब्रेड क्या हो जाता है, जल्दी से उसमें फंगस आ जाता है, व्हाइट व्हाइट। क्लियर है, उसको रोकने के लिए कैल्शियम प्रोपियोनेट डाला जाता है किसमें, ब्रेड में, जिससे फफूंद रुकता है ब्रेड में आने से। क्लियर है, और बता दिया था बेंजो कहाँ बजाना है, सास के सामने में बेंजो बजाओ। क्लियर है, फिर कहीं एक जन तो बेटिल देख रहा हूँ, अब का बेंजो बजा था कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, जोक सपाट। कृत्रिम मधुरक का माधुर्यमान सुक्रोज, सुक्रोज क्या है भाई, सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, प्राकृतिक शुगर है, प्राकृतिक शुगर है आपका सुक्रोज। हमने सब पढ़ा है इसको, प्राकृतिक क्या है, ये शुगर है। ये सुक्रोज कैसे बनता है, सुखोदे, काला सुखोदे याद करो, सुखोदे कैसे याद किए थे, सुखोदे काला फ्रूटला, फ्रूटला सुखोदे से मतलब फ्रक्टोज। हर जगह ग्लूकोज तो रहता ही है, तो ग्लूकोज में जब आप क्या मिलाते हो, फ्रक्टोज को, तो क्या बनता है, सुक्रोज। तो ऐसे याद किए थे, ग्लूकोज, फ्रूट को सुखोदे, सुक्रोज। तो दिख रहा है ये फ्रक्टोज, मतलब ये पाया जाता है आपका फल में, और फल में जिस कारण से मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज, यही फ्रक्टोज से बना सुक्रोज। जैसे गन्ना, गन्ना में क्या पाया जाता है आपका, सुक्रोज। तो जितने भी फ्रूट्स हैं प्राकृतिक,
उसमें जो मीठापन होने का कारण है वो होता है आपका सुक्रोज और फ्रक्टोज। अब जो सुक्रोज है वो तो प्राकृतिक शुगर है, लेकिन ये देखोगे कि गन्ना से कई गुना ज्यादा, लगभग 2000 गुना ज्यादा। सोच लो, आप इधर 1 बूंद डालोगे तो इधर सुक्रोज का आपको 2000 बूंद लेना पड़ेगा। आप इधर एक ढक्कन लोगे, इधर 2000 ढक्कन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2000 गुना ज्यादा रिएक्ट करता है वो। इतना मीठा है ये इसको बोलते हैं कृत्रिम, ये प्राकृतिक तो नहीं मिलेगा, और ये नुकसानदेह होता है इसलिए 2000 गुना है। और इसमें होता है ये टेमटेम, एलिटेम। एलिटेम जो है ये खतरनाक मीठा पदार्थ है, जो कि क्या है, कृत्रिम शुगर है। उसमें जो भी लिखा है ना सब शुगर ही है उसमें, लेकिन ये अति मीठा वाला शुगर है एलिटेम। इसका 1 ढक्कन और इसका 2000 ढक्कन लोगे, जब दोनों का मीठापन टेस्ट करोगे तो ये 2000 ढक्कन मिलाओगे तो जो मीठा मिलेगा, और ये 1 ढक्कन का मीठा बराबर करेगा। मतलब इतना ज्यादा 2000 गुना कृत्रिम मीठापन लाता है। कौन टॉन टेमटेम, एलिटेम, एनीटेम। एनीटेम मीठा चाहिए तो लाइए एनीटेम के लिए एलिटेम। एनीटेम मीठा, एलिटेम खाओ, एनीटेम मीठा, एलिटेम खाओ। और ये लॉजिक लगा सकते हो, जो भी चॉकलेट्स वगैरह जो भी बनाना है, आप इतना बड़ा टब में बस 1 टन डाल दो, आपका हो जाएगा एलिटेम। और आप बाकी का देखोगे तो वो सब भी मीठा है, क्योंकि स्वीटनर है यार, सब क्या है, कृत्रिम स्वीटनर। तो ये प्राकृतिक से ज्यादा ही मीठा देते हैं। जैसे आपका देख लो एलिटेम तो अभी बताया है, एक बहुत शक्तिशाली कृत्रिम है जो कि 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। सैकरिन, सैकरिन सैकराइड से बना है। अब सैकराइड क्या होता है आपका, प्राकृतिक। सैकराइड शर्करा, तो शर्करा क्या है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो प्राकृतिक था, लेकिन यहाँ इससे बना सैकरिन। तो सैकरिन भी होता है जो मीठा होता है, कृत्रिम मधुरक है। ये क्या है, कृत्रिम मधुरक है, ये भी स्वीटनर है। लगभग 550 गुना। देखो ये भी 550 गुना है, वो 2000, ये 550 गुना। यहाँ भी टेम है, तो एलिटेम, एस्पार्टेम, एलिटेम, एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम भी कृत्रिम मधुरक है, जो कि 100 से 200 गुना मीठा होता है। तो सबसे ज्यादा मीठा एलिटेम था, उससे ज्यादा मीठा सैकरिन था, उससे ज्यादा मीठा मतलब उससे कम मीठा है एस्पार्टेम। और ये दोनों से मीठा है 600 गुना है, मतलब सुक्रोज से लगभग 600 गुना मीठा है ये सुक्रालोज। सुक्रोज से ज्यादा मीठा है सुक्रालोज, उससे ज्यादा मीठा है सैकरिन, एस्पार्टेम, उससे ज्यादा मीठा है सैकरिन, उससे ज्यादा मीठा है सुक्रालोज, उससे ज्यादा मीठा है एलिटेम। एलिटेम सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो याद रखना सब अपने आप में क्या है, ये ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कृत्रिम शुगर कौन सा है, तो सैकरिन है, एलिटेम है, एस्पार्टेम है और सुक्रालोज भी सब क्या है आपका स्वीटनर है, मीठा है, जिसको आपका ये चॉकलेट्स वगैरह में सब मिलाया जाता है। पेयजल में तांबे की मात्रा, याद रखना जल में तांबा होना अच्छी बात है, जल में तांबा अच्छी बात है। और आप सुने होंगे कि तांबा के जो लोटा है, ये तांबा का जो लोटा है, इसमें आपको जल भिगा के पीना चाहिए। मतलब इसमें रात भर जल रखो और सुबह उसको पी लो, ये आपने सुना होगा। तो कुछ मात्रा में आपका तांबा सही है, लेकिन अगर यही तांबा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अति सर्वदा वर्जयत, सुनना चाहिए आपको। ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है आपका प्रदूषण। अब ज्यादा हो गया, प्रदूषण हो गया, तो आपके शरीर में वो तांबा जमा हो जाएगा, दिक्कत करेगा आपके शरीर में, क्लियर है। तो यही प्रदूषण कितना के बाद ज्यादा हो जाता है, तो मिनिमम कितना, मैक्सिमम 3 ppm पर पार्ट्स मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका अर्थ होता है मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो हर 10 लाख में मात्र कितना, 3 पार्ट्स, बहुत कम 3 पार्ट्स होना चाहिए। 10 मिलियन के अणु में 3-4 अणु आपका ये है अधिकतम तांबा, उतना चलने लायक है। और आप अति करोगे इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से ज्यादा होते ही आपका फिर ये क्या करेगा, सांद्रता जो है ज्यादा हो जाएगा, बॉडी को खराब कर सकता है आपका। तो याद रखना 3 में लोटा, 3 तांबा, 3 और तांबा ये है, तो 3 तांबा 3 ppm आपके लिए बढ़िया हो सकता है। इससे ज्यादा सांद्रता वर्जयित है। तो अधिकतम सांद्रता क्या है, 3 ppm याद रखो। तो 3 तांबा ऐसे करके याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पानी में अस्थायी कठोरता। अब पानी में कठोरता को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये बचपन से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक मिलेगा आपका कठोर पानी, एक मिलता है मृदु पानी। तो मैं एक पानी कठोरता के बारे में बताता हूँ। पानी कठोर है, और कठोर है तो ये झाग नहीं देता है, आपने बचपन से सुना है, इसमें झाग नहीं बनेगा, क्योंकि कठोर है तो झाग नहीं बनेगा, मृदु जल में झाग बनता है। अब ये कठोरता भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है अस्थायी,
एक होता है अस्थाई, अस्थाई मतलब इसको आप हटा सकते हो, स्थाई नहीं है, अस्थाई कठोरता। और एक है स्थाई जो कि एकाएक नहीं जाता है कठोरता, और ये स्थिर बना रहता है, उसमें वो जल कठोर ही रहेगा, पीने पर मोटा मोटा लगेगा और झाग नहीं देगा। लेकिन अस्थाई कठोरता क्या करता है, एक्चुअल में अस्थाई कठोरता को आप उबाल दो, उबाल दो, कठोरता क्या हो जाएगा, खत्म, कठोरता क्या हो जाएगा, खत्म, पानी को उबाल दो, वो हो जाएगा मृदु जल। तो वो होता है अस्थाई, क्योंकि उसको हमने खत्म कर दिया, अस्थाई रूप में था, उबाला, वो खत्म हो गया कठोरता। लेकिन स्थाई कठोरता आप उबालोगे तब भी नहीं जाएगा, उबालने पर कठोरता बनी रहती है, कठोरता बनी है, इसलिए वो क्या करता है, स्थाई कठोरता। अब आपका जो ये यहाँ पाया जाता है सोडियम और कैल्शियम के लवण, आपको ये पता रहना चाहिए, सोडियम और मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम और क्या याद रखो अभी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम नहीं, सोडियम तो साबुन में पाया जाएगा। तो मैग्नीशियम और क्या पाया जाता है, कैल्शियम के लवण। जब मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, कार्बोनेट, मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, मैं सीधा लिखता हूँ कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के भी क्या पाए जाते हैं, कार्बोनेट। तो ये जल से क्रिया गर्म करते हैं तो क्रिया करते हैं और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब ये जो कार्बोनेट है ये अस्थाई था, कार्बोनेट क्या होता है, ये अस्थाई होता है, क्योंकि गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, गैस बन के उड़ जाएगा और ये नीचे बैठ जाता है, आपका लवण नीचे बैठ जाएगा और वो कार्बोनेट आपका खत्म। जैसे ही कार्बोनेट खत्म, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इसके कारण कठोर था, जैसे ही गर्म किया कार्बोनेट खत्म हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपका नीचे में लवण बन के बैठ गया, कार्बोनेट खत्म, मतलब कठोरता खत्म। लेकिन यहाँ होता है क्लोराइड के कारण, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड के कारण, क्लोराइड के कारण क्या होता है आपका, स्थायी कठोरता होता है। अब क्लोराइड को आप गर्म करोगे, क्लोराइड कभी भी आपका वाष्पीकृत नहीं होने वाला। इधर कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड था इसलिए वाष्पीकृत हो गया और ऑक्साइड के रूप में नीचे बैठ गया, इसलिए वो कठोरता चली गई, लेकिन क्लोराइड की कठोरता नहीं जाएगी। अब क्लोराइड की कठोरता जाने के लिए आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा साबुन या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपमार्जक। और इसमें पाया जाता है सोडियम लवण, इसमें क्या पाया जाता है आपका, साबुन क्या है, एक क्षार है, और क्षार क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम के लवण होते हैं ये। अब होता क्या है, सोडियम का लवण है, मतलब सोडियम, देखो यार इधर क्लोरीन और इधर सोडियम, जहां क्लोरीन और सोडियम दोस्ती तो होनी है, तो सोडियम और क्लोरीन क्या करता है, क्रिया करता है, जिससे ये सोडियम क्लोराइड टूट जाता है। अब सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे ही खत्म हुआ, आपका कठोरता खत्म हो जाता है। इसलिए साबुन और अपमार्जक क्या करता है, कठोर जल को मृदु बना देता है, और आप आराम से फिर उसको क्या काम निकलेगा, उसमें झाग निकलेगा, आराम से आप उससे मस्त धूल निकाल सकते हो, कपड़ा को धो सकते हो। तो याद रखना, अस्थायी कठोरता कार्बोनेट के कारण है। अब कैसे याद रखना है, कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो अस्थायी है, क्लोरीन एक नहीं निकलेगा वो, इसलिए वो स्थायी है। तो देख लो यार, कैल्शियम क्लोराइड तो क्या है, अस्थायी नहीं, स्थायी के लिए है। सल्फेट को छोड़ दो, सोडियम बाइकार्बोनेट होता नहीं है, होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो इसमें होना था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन किसका है, इसका आंसर है आपका डी। तो ऑप्शन डी है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये बेसिक आपको थोड़ा से मनन करके रखना है। बाइकार्बोनेट अस्थायी करता है और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है, स्थायी कठोरता का जिम्मेदार होता है। क्लियर है। इसमें कुछ और काम की बात है क्या, देख लेता हूँ। हालांकि जितना चाहिए था वो मैं बता दिया हूँ। इधर देखिए, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट। पानी में अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, या पानी में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होता है। उबाल कर दूर किया जा सकता है, इसको उबाल लोगे तो अस्थायी है क्योंकि दूर हो जाएगा, क्योंकि उबालने पर बाइकार्बोनेट टूट कर क्या हो जाता है, अघुलनशील कार्बोनेट बनाते हैं। अब नीचे में बैठ जाएगा, घुलनशील नहीं अघुलनशील, अब नीचे में बैठ जाता है तो पानी क्या हो जाता है आपका, कठोर से मृदु हो जाता है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड क्या होता है, लवण के कारण होता है, जिसे उबालने पर यह क्या नहीं होता है, दूर नहीं होता है, जिसके लिए आपको 100% साबुन और अपमार्जक की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। चलो इधर देखो, रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है। तो आपने देखा होगा, एक तो नॉर्मल साबुन है जो आप डेली यूज करते हो, लेकिन जो आपका ये साबुन आता है, जैसे खाद दाद खुजली है तो उसके लिए स्पेशल साबुन आता है एंटीसेप्टिक करके। तो ये साबुन में क्या मिलाया जाए कि आपके जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे फफूंद है, कवक है, ये सबको मारने के लिए सक्षम हो जाए। तो साबुन, ये जो साबुन है 60 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया मिलता है।
महंगा मिलता है, कई बार 150-200 तक आता है, तो उसमें कुछ तो मिलाया है, तब तो वो क्या कर रहा है, आपके बॉडी में जो फफूंद है, फंगस है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसको लड़ने के लिए सहायता करता है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, बाईथियोनल, आप ध्यान रखोगे, बाईथियोनल मिलाया जाता है। कई बार आपका दिमाग लगेगा कि ये बहुत लंबा दिया है सर, हो सकता है लॉजिकल तुक्का यहाँ मार दिया होगा आपने, लेकिन नहीं, ये गलत है। होता है क्या, बाईथियोनल, बाईथियोनल। तो बाईथियोनल मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, फफूंद और कवक का नाश करेगा। तो साबुन में बाईथियोनल क्या करता है, फफूंदनाशी और कवकनाशी होता है। तो यहाँ से आप कैसे इसको याद रखोगे, ऐसे, साबुन में रगड़ के कौन नौ हाथ है, बाई है, साबुन में रगड़ के कौन नौ हाथ है, बाई, और नल में धोइस। तो बाई जब रगड़ी ना तो पूरा मास्क उखड़ल ले रगड़ दी, और मास्क उखड़ल ले रगड़ी तो कहाँ कवक और कहाँ फफूंद, कुछ नहीं बाचे यार, जब बाई के हाथ चली और नल में धोई थे। क्लियर है, तो बाई और नल याद रखोगे। तो बाई जब धोते तो साबुन के साथ पूरा कवक और फफूंद कुछ नहीं बाचे, ऐसे करके याद रख लेना, बाईथियोनल याद हो जाएगा। आगे बढ़ो भैया। क्लोरीन का विरंजक गुण, क्लोरीन का विरंजक गुण निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में होता है। तो क्लोरीन का विरंजक गुण याद रखना। क्लोरीन क्या करता है, एक तो आपने पढ़ा होगा विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण कहलाता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब कैल्शियम के अंदर, एक क्लोरीन के अंदर एक गुण होता है जिसको आप बोलते हो विरंजक गुण। बिना क्लोरीन के अगर मैं इसको हटा दूं, क्लोरीन को, इसका विरंजक गुण चला जाएगा। तो क्लोरीन के कारण क्या होता है, आपका विरंजक गुण होता है। अगर जो क्लोरीन होता है, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के कारण। तो याद रखना, बिना क्लोरीन, बिना जल के क्रिया ही नहीं करेगा। ये जल के साथ जब क्रिया करता है तो बनाता है दो पदार्थ, एक तो ऐसे डायरेक्ट H+ जो है वो क्रिया कर लेगा, HCl बनाएगा, और एक बनाता है आपका ये HClO बनाता है। एक H इसके साथ चला गया और एक यहाँ बचा है HO, तो वो क्या बनाएगा, एक H तो इधर चला गया H+ और इधर Cl- क्लोरीन गैस के साथ क्रिया किया तो HCl बन गया, और एक HO बचा था, HO ने किसके साथ क्रिया किया, इसके साथ, इसको बोलते हो हाइपोक्लोरस अम्ल। और यही हाइपोक्लोरस अम्ल आगे टूटकर क्या देता है, आपका नवजात ऑक्सीजन। देखो टूटेगा तो यहाँ क्या है, एक ऑक्सीजन है, टूटकर क्या दिया आपका, नवजात ऑक्सीजन देता है। और यही नवजात ऑक्सीजन आपका क्या करता है, विरंजन का काम करता है, विरंजन का काम करता है। मतलब जो रंगीन है उसको क्या करता है, रंगीन करता है, यही ऑक्सीजन उससे क्रिया करके। तो कुल मिला के यहाँ क्लोरीन गैस के पास अगर पानी नहीं होता तो ना तो ये अम्ल बनता और ना ही हाइपोक्लोरस अम्ल बनता। हाइपोक्लोरस अम्ल नहीं बनता तो ऑक्सीजन नहीं बनता, और ऑक्सीजन नहीं बनता तो हो गया काम, विरंजक होता ही नहीं। तो विरंजन का काम करने के लिए जो नवजात ऑक्सीजन है उसके लिए क्या जरूरी है, पानी जरूरी है। और पानी को आप क्या बोलते हो, नमी। तो नमी जरूरी है, याद रखना, क्लोरीन के लिए क्या जरूरी है, नमी जरूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता। तो साबुन बनाने में क्या काम नहीं आता है भैया, इसमें स्टेरिक अम्ल तो काम आता है, लॉरिक अम्ल भी काम आता है, पामिटिक अम्ल भी काम आता है, बेंजोइक अम्ल काम नहीं आता है। तो साबुन और बेंजो का कोई कनेक्शन नहीं है, याद रखोगे। साबुन कहाँ से नहीं बनता है, साबुन बेंजो से नहीं बनेगा, साबुन बेंजो से नहीं बनता। तो कहाँ से बनता है, सबसे पहला तो साबुन का याद रखना, ये वसा है या तेल है, इसको स्टीरिक अम्ल भी बोलेंगे, स्टीयरिक अम्ल। तो वसा, तेल, स्टीरिक अम्ल, और क्या है देखो, लॉरिक अम्ल, इधर है पॉमिटिक अम्ल। ये अम्ल में, ये सब वसी अम्ल है, ये सब में आप क्या करते हो, पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या करते हो आप, क्रिया कराते हो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्या करते हैं, क्षार की क्रिया, हमने क्या किया, क्षार की क्रिया कराते हैं तो ये बनता है सोडियम लवण। ये स्टीरिक अम्ल क्या बनता है आपका, सोडियम। और यही सोडियम स्टीयरिक, तब सोडियम लवण बनाएगा, यही सोडियम स्टीयरिक क्या कहलाता है आपका, साबुन कहलाता है। तो ध्यान में रखना, साबुन किससे प्राप्त किया जाता है पूछेगा तो वसा और तेल से। वसा और तेल का जब क्षार के साथ क्रिया होता है तो ये क्या बनाता है आपका, सोडियम लवण बनाता है। और यही सोडियम लवण क्या कहलाता है आपका, साबुन। यही सोडियम लवण क्या होता है आपका, साबुन। तो
तो क्लोरीन का व्यंजक सब पढ़ा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक अम्ल, ये सब हाइपोक्लोरस अम्ल आप देख सकते हो पढ़ के। और यहाँ अभी जो बताया साबुन क्या होता है, ये जो देख रहे हो ये क्या है, तेल और वसा, ये होता है तेल या वसा, जिसको आप ग्लिसराइड भी बोलते हो। जब ये क्रिया करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार से। पोटेशियम लवण भी होता है ना, तो क्षार में आपका सोडियम या पोटेशियम, तो ये बनाता है आपका ग्लिसरॉल और ये बनाता है आपका साबुन। ये बन गया साबुन। तो साबुन क्या है भैया, साबुन है, देखो ये इसके साथ क्या जुड़ा है, सोडियम लवण होता है साबुन, तो सोडियम होगा। या यहाँ अगर मैं क्या क्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर उसके जगह में क्या क्रिया किया इधर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया करेंगे तो पोटेशियम लवण बनाएगा। कैसा लवण बनाएगा, पोटेशियम लवण। तो पोटेशियम लवण या सोडियम लवण ये क्या होता है आपका, साबुन होता है। तो साबुन बनाने के लिए वसा या तेल को क्षार के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, जिससे वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। तो वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण क्या होता है आपका, साबुन होता है, जिसमें स्टीरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल यूज किया जाता है। बेंजोइक अम्ल यही नहीं यूज किया जाता है। तो कैसे याद रख सकते हो इसको, देखो यहाँ स्टीरिक अम्ल है, तो स्टीरिंग और लॉरी, लॉरी मतलब गाड़ी, तो गाड़ी के स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग मतलब जो चलाते हैं स्टीयरिंग, और किसको, लॉरी, लॉरी मतलब ट्रक, इसको साबुन से धो देना। तो इससे साबुन बना के साबुन से धो देना। तो इसको ऐसे ही कंपेयर कर लो यार, कि आप गाड़ी कार धोते हुए देखा होगा, तो कार के स्टीयरिंग को, तो लॉरी के स्टीयरिंग को साबुन से धोया, तो लॉरी और स्टीयरिंग दोनों से क्या मिलेगा आपका, साबुन। क्लियर है। एक और तरीका है, लॉरी को कैसे याद रख सकते हो, लोरी से, मैं लोरी लोरी लोरी, लोरी गा के, क्योंकि बच्चा दिन भर नहीं रोएगा लेकिन नहाए टाइम बहुत नौटंकी करता है, रोता है बहुत ज्यादा, तो बच्चे को साबुन से नहलाते समय क्या सुना देने का, लोरी सुनाने का। क्लियर है। और पॉमिटिंग, पॉमिटिंग से पाम याद कर लो, पाम मतलब हाथ होता है, हथेली, और हथेली में क्या लगाना चाहिए, हथेली में सर साबुन, साबुन से हाथ धोना चाहिए। क्लियर है। तो पाम धो दे साबुन से, तो पामिटिक ऑयल, लोरी सुनाओ, साबुन लगाओ, स्टीयरिंग धो दो, ऐसे करके याद रख सकते हो साबुन। तो साबुन बनता है आपका इन सब से। तो वसा और तेल का आप जब क्षार के साथ क्रिया करते हो साबुन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते, तो मैं इसको संक्षारण में पढ़ा चुका हूँ, एकदम सरल था, याद करो। संक्षारण, संक्षारण हमने पढ़ा है लोहा, अगर लोहा है Fe तो इसके साथ ऑक्सीजन और क्या हो जाता है H2O। मैं संतुलित करते नहीं बैठूंगा, भी ध्यान रखना। क्लियर है। ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में पानी की मात्रा भी ज्यादा होता है, तो याद रखना लोहा में जंग क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, और ये होता है आपका लाल भूरा। ये आप बचपन से देख रहे हो यार, लोहा में जंग लगता है लाल भूरा हो जाता है, लेकिन अभी संक्षारण आपका कहाँ हो जाए, संक्षारण हो जाए आपके चांदी में, सिल्वर में। सिल्वर में जब इसका हाथ धोकर साफ नहीं करोगे, ऐसे याद किए थे, जब इसको हाथ धोकर साफ नहीं करोगे, याद करने का तरीका है, हाथ धोकर साफ नहीं करोगे, तो साफ नहीं किया किसको, चांदी को। चांदी को आप साफ नहीं करोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण और इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में यह बना रहता है सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि आपने चांदी को साफ नहीं किया। और चांदी को साफ नहीं किया ऐसे करके याद रखोगे, चांदी साफ, चांदी साफ, चांदी और सल्फर, सिल्वर सल्फाइड। तो चांदी को जब साफ नहीं करोगे तो चांदी था सफेद, चांदी था सफेद, वो हो जाता है काला, यही काला है। यहाँ लाल भूरा मत कर देना चांदी को संक्षारण। तो जब चांदी में जंग लगता है तो क्या होता है, चांदी में जंग लगता है तो सफेद हो जाता है काला। क्लियर है। और किस कारण से होता है, क्योंकि उसके ऊपर में जम जाता है आपका सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि आपने साफ नहीं किया। यह आपका ट्रिक है। तो आपने सिल्वर सल्फाइड को क्या नहीं किया, चांदी को साफ नहीं किया। और साफ से याद रखोगे, साफ से सल्फर, साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, काला काला, वही है आपका जंग या संक्षारण। इसके बाद एक और पढ़े थे कापर, और कापर में जब नमी हो जाए, H2O हो जाए, तो कापर बना लेता है कापर कार्बोनेट, ये। और यही कापर कार्बोनेट क्या बनाता है, ये जो कापर कार्बोनेट है ये कापर तांबा है, ये तांबा में हरे रंग की परत जमा देता है। तो कापर कार्बोनेट क्या होता है आपका, हरे रंग का होता है कापर कार्बोनेट, ये। तो कापर कार्बोनेट कैसा होता है, हरे रंग का। सिल्वर सल्फाइड जो जंग है वो कैसा होता है, चांदी में जंग होता है काला का, और लोहे में जंग होता है लाल भूरा। तो इसमें आंसर क्या है, चांदी के बर्तन को हवा में रख देने पर किसके कारण काला हो गया है, उसके ऊपर में जम गया है आपका सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि आपने उसको साफ नहीं किया है। तो सिल्वर सल्फाइड क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है, याद रखोगे। आगे बढ़ो। खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है।
तो दूध जैसी सामग्री मतलब एक तो ओरिजिनल दूध होता है आपका गाय का दूध या माँ का दूध, लेकिन एक आता है डुप्लीकेट दूध। डुप्लीकेट दूध एक्चुअल में दूध से आपका प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन्स वगैरह। तो डुप्लीकेट दूध क्या होता है? सोया मिल्क, अगर आपने सुना होगा तो सोया मिल्क आता है जिसमें प्रोटीन्स भरपूर है, क्योंकि आप ऐसे प्राकृतिक पदार्थ देखोगे सोयाबीन में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और जो सोयाबीन का दाना है मटर जैसा रहता है, लेकिन ये रहता है सफेद। तो सोयाबीन अगर देखा होगा तो सोयाबीन मटर जैसा रहता है, इतना बड़ा बड़ा दाना, और वो सफेद रंग का होता है। तो इस सफेद रंग के जो दाना है सोयाबीन, ये सोयाबीन को आप भिगा दो, और सोयाबीन को भिगाने के बाद इसको बढ़िया से ग्राइंड कर दो, पीस दो। क्या डाल के? पानी डाल के। और पानी डाल के जब पीसा तो ये दिखता है मिल्क जैसा। पानी डाल के पीसा तो दिखा मिल्क जैसा, और यही मिल्क को क्या बोलते हैं आप? दूध जैसी। और सामग्री बोल रहा है ये है सोया मिल्क। तो आपने देखा होगा सोया मिल्क का दिया जाता है बच्चों को भी जिनके पास दूध नहीं है। तो सोयाबीन होता है आपका दूध जैसी सामग्री बनाया जा सकता है, सोया मिल्क है। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? कई बार बताया हूं इसको। तो मधुमक्खी और चांटी याद रखना। तो मधुमक्खी है, ये है मधुमक्खी, और क्या है? जैसे चींटी। तो ये सब हमको कहाँ मिलेगा? जब खेत जाएंगे तब। खेत जाएंगे तभी मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा। घर में भी मिलता है, लेकिन ऐसा मान लो खेत में जाओगे तो 100% तो मिलना ही है कि मधुमक्खी और चांटी तो आपको मिलेगा ही। और यही खेत से आपका बनता है फार्म। खेत को इंग्लिश में बोलते हैं फार्म, और फार्म से बन जाता है आपका फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल कहाँ मिलता है बोलेगा? तो फार्म में मिलता है चींटी और मधुमक्खी। तो चींटी और मधुमक्खी में मिला जाता है फार्मिक अम्ल। जब ये काटता है तो आपके शरीर में क्या छोड़ देता है? ये अम्ल छोड़ता है, जिसका नाम है फार्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH, याद रखोगे। तो HCOOH फार्मिक अम्ल है। अब यहाँ देखोगे तो एक ही कार्बन है, मेथ, तो इसको बोलते हैं आप मेथ। क्लियर है? तो मेथ से अगर पूछेगा मेथेनोइक, क्लियर है। और मेथेनोइक जैसे ही बोला समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, यही फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है आपका मेथेनोइक। क्लियर है? तो मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन में, मेथेनोइक। क्लियर? अब ये जो है फार्मिक अम्ल है, अब इसके लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा? अगर इस डंग से बचना है तो इसके लिए आपको मिलाना पड़ेगा क्षार। इसलिए बोलते हैं खाने का सोडा मिला दो। खाने का सोडा से आपका क्या किया जाता है? इसका इलाज कर दिया जाता है, जिससे आपका जलन थोड़ा से क्या हो जाता है? कम। क्योंकि जब अम्ल में क्षार मिलाओगे तो बन जाता है लवण, और वो जलन कम होता है। तो बेस्ट आंसर था फार्मा में मिलेगा। चारकोल, चारकोल आपने देखा होगा, एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, ऐसा करके सुना होगा आपने। एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। अब लॉजिक लगाओगे तो ये क्या करेगा आपका एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश? उसमें आपने ब्रेक में देखा होगा, नहीं देखा है तो सुन लो। एक्टिवेटेड चारकोल जो फेस वॉश है मुंह को धोने वाला, एक्चुअल में उसमें मिला रहा है चारकोल। ये कुछ नहीं है, कार्बन है, ये कार्बन का कण है, कोयला है ये, और कुछ नहीं। चारकोल मतलब कोयला है, और ये हमने बनाया था अभी ईंधन में। जब चारकोल मतलब काष्ठ खोल, हिंदी में इसको काष्ठ खोल बोलते हैं। काष्ठ खोल लकड़ी का कोयला है। जब काष्ठ को भंजन आसवन किया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के ताप को बढ़ाओगे तो इसमें का शुद्धि निकल जाता है, केवल कार्बन बचता है। और कार्बन बचता है तो इसी को आप चारकोल बोलते हो। अब ये काम क्या करता है? जो कार्बन के कण है ना, ये अवशोषित कर लेता है बाकी सब अपशिष्टों को, अवशोषण बहुत अच्छे से करता है। इसलिए चारकोल का यूज अपशिष्ट पदार्थों के अवशोषण के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी आपके बॉडी में, जैसे फेस वॉश में आपने मुंह धोया तो आपके फेस वॉश में चारकोल है, तो यहाँ जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ये क्या करेगा? खींच लेगा, और फेस वॉश उसको खींच लेगा, उसमें जगह चारकोल। जब मुंह धोगे तो चारकोल के साथ धुल जाएगा, तो आपका फेस एकदम क्लीन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश यूज किया ऐसा करके। क्लियर है? अब यहाँ देखोगे तो क्या है? शुद्ध पदार्थ से रंग निकालना है, तो आप लॉजिक लगाओ, ये पदार्थ है, इसमें रंग घुल गया है, तो यहाँ क्या डाल दो? आप चारकोल डाल दो। अब चारकोल क्या कर देगा? उस डाई को क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है। उसको क्या कर लेता है? अवशोषित हो गया आपका। तो इस डाई को अवशोषित किया, इस कारण से आपका पूरा यहाँ जो भी रंग था वो अवशोषित हो गया, इससे आपका रंगहीन हो गया, या जो भी था वो प्रयोग किया गया, रंग निकाल लिया आपने। तो चारकोल में कौन से कारण से होगा? इधर अधिशोषण के कारण। तो चारकोल क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये ध्यान में रखोगे। तो यह आपका चारकोल। और यही कुछ तो आपका, हाँ, ये जैसे आपका कोयला है, जैसे ना किसी सब्जी में अगर क्या हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए तो कोयला डाल दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो कोयला क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आगे समझ में? तो नमक अगर ज्यादा हो जाए तो, नमक कम है तो डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा है तो निकालोगे कैसे?
तो घुल गया है, तो निकालने के लिए कोयला डाल दो उसमें। आ जाओ, निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है? अब लॉरिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपको बताना पड़ेगा। कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए, और क्या बोला इधर, संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के रूप में यूज किया जाता है। तो मक्खन है क्या? क्या मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए मक्खन लगाते हो आप अपने शरीर में? नहीं सर, मक्खन मक्खन कुछ नहीं लगाते हैं। ओलाई ऑयल, जैतून का तेल, जैतून का तेल भी मॉइस्चराइजिंग और संक्रमण के लिए यूज नहीं होता है। सरसों का तेल गर्मी के लिए यूज होता है, जब ठंडा हो जाए बॉडी तो जब रगड़ते हैं तो सरसों क्या देता है आपके शरीर में, गर्मी पैदा करता है। तो बेस्ट क्या है, नारियल तेल। नारियल तेल होता है आपका एंटी संक्रमण होता है। तो जब भी आपके बॉडी में अगर क्या हो जाए, क्या बोलते हैं ना, खुजली उजली हो रहा है, तो ठंडक महसूस हो, तो वहां क्या लगा दो, नारियल तेल। तो नारियल तेल लगाने के आपको क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, क्योंकि ये संक्रमण को रोकता है आपका नारियल तेल, एंटी संक्रमण गुण पाया जाता है इसमें। और दूसरी बात, नारियल तेल क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह, कि यहाँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत चलता है, नारियल तेल लगाए, बाल में पहले लगाएंगे, उसके बाद और लास्ट में मुंह में, क्लियर है, पूरा सब तरफ तेल ही तेल है, ऐसा है। अभी तो कम हो गया है, लेकिन पुराने जमाने के जो है उनको देखना, बिल्कुल नारियल तेल रहेगा, नारियल तेल में हाथ डाला, ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया हाथ पैर में, और लास्ट में मुंह में भी लगा दिया, ये ऐसे लगाने का तरीका था। तो मॉइस्चराइजिंग मतलब पड़पड़ाएगा नहीं, तो इसलिए नारियल तेल का बहुत यूज किया, तो नारियल तेल यूज होता है, एकदम सरल है ये। तो नारियल से याद रखोगे। इसमें क्या पाया जाता है ये पूछेगा, तो कौन सा एसिड है, लॉरिक एसिड। कौन सा एसिड, लॉरिक। तो नारियल तेल से क्या करो, चंपी चंपी करो और लोरी सुनाओ। क्या सुनाओ, लोरी सुनाओ। यही लॉरिक एसिड से अभी क्या बनाए थे, साबुन बनाए थे, याद रखना। तो लोरी से याद आ जाएगा लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड आपका लोरी से आपका याद आ जाएगा क्या, नारियल। तो नारियल तेल से चंपी करके लोरी सुना देने का। आ जाओ इधर, इसको देखो भैया, क्या बोला, 5% से 8% एसिटिक अम्ल, ये तो हमने क्लास में किया है। एसी से आपका सिरकने वाला प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब सर्दी पकड़ लेता है, और ये एकदम सांद्र नहीं होता है, ये सिरका है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन मात्र 8 से 10% सांद्रता कम होता है। तो 8 से 10% एसिटिक अम्ल कहने का मतलब, आप जल लोगे तो उसमें अगर आप 90 लीटर जल लेते हो तो उसमें 10 लीटर क्या हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, मतलब सांद्रता कम रहती है। जब ऐसा एसिटिक अम्ल लेते हो जिसमें आपका सांद्रता कम है, तो कम एसिटिक अम्ल वाले सांद्रता जैसे 8 से 10% वाला एसिटिक अम्ल क्या कहलाता है आपका, सिरका कहलाता है। तो सिरका आपने जो बनाया वो सांद्र नहीं होता है, वो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है। वही सिरका का यूज कहाँ करते थे, अचार के परिरक्षण में, याद करो, अचार में डाल रहे थे। तो एसिटिक अम्ल का एकदम सही बोल रहा है ये, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, जली विलयन क्या होता है, सिरका होता है, यही है सिरका, एसी में सिरक दिया। आगे समझ में सर। वसा के जल अपघटन से, तो वसा का अपघटन हमने पाचन में किया था, देखो कहां से कहां काम आ रहा है, रसायन में। तो वसा जो है, वसा का पाचन होता है लाइपेज से आपके पेट में, और ये वसा जो है वो ग्लिसरॉल बनता है, याद करो, ग्लिसरॉल बनेगा, और क्या बनेगा आपका, वसी अम्ल। और वसी अम्ल कुछ नहीं होता है, वसी अम्ल में आपको लास्ट में मिलेगा COOH। कहने का मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो हमने अलग से पढ़ा है यार। तो वस में आ गया, लाइपेज, पेज लाती है पिलाने के लिए, लेकिन पीले का नहीं, क्योंकि वस में हो जाओगे, ऐसे ट्रिक से याद किए थे। तो लाइपेज वस में हो जाओगे। तो यहाँ क्या है, ग्लिसरीन भी लगाएगी तो लगाने के नहीं तो वस में हो जाओगे। तो वसा क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में टूट जाता है। और वसी अम्ल कुछ नहीं होता, वो कैसा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये भी सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या हो गया आपका, पहला दूसरा दोनों सही हो गया। कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में, याद रखना, टेफ्लॉन विलायक नहीं होता है। टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है, और ये अक्रियाशील है, तो विलायक कैसे, विलायक नहीं होता है टेफ्लॉन, याद रखना, प्लास्टिक है, ये विलायक नहीं है, इसलिए याद रखना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यार। टेफ्लॉन तो आप सुने ही होंगे प्लास्टिक में, जैसे PVC होता है वैसे टेफ्लॉन भी प्लास्टिक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अभी इसी को बता रहा था, विरंजक चूर्ण, और ये विरंजक चूर्ण होता है ना कि वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं है भैया, वॉशिंग पाउडर निरमा बोलेगा तो उसका होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर वो सोडियम कार्बोनेट बोलता है तो समझ आता है कि उसमें क्या है, धावन सोडा है। तो धावन सोडा बोलेगा तो होगा, एक तो सोडियम लवण होगा, सोडियम लवण किसका होगा, वसा अम्ल का। तो वसा अम्ल का सोडियम लवण होगा, तब उसको साबुन वगैरह बोलोगे। लेकिन ये दोनों है ही नहीं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ वॉशिंग पाउडर किसको बोल दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह आपका विरंजक चूर्ण है, ना कि, एकदम सरल था। इसको तो पहले ही उड़ाना था, 4 को उड़ा दोगे तो बचता है 1 2 2 3,
अब दो तो दोनों में कॉमन है, दो तो है और एक भी सही है, हमको 100% पता है। दो दोनों में कॉमन था तो दो तो सही है, एक भी सही है एकदम 100%, तो ऑप्शन क्या आना था? सी। ऐसे करके ऑप्शन से खेलोगे, जो 100% पता है उससे भी आप जा सकते हो। एकदम सरल था, इतना ध्यान में रखना था। आगे बढ़िए। पानी की स्थायी कठोरता, फिर से वही वाली बात कि पानी दो प्रकार से कठोर होता है, एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है स्थायी। अस्थायी कार्बोनेट के कारण होता है, स्थायी होता है क्लोराइड के कारण। तो कार्बोनेट किसका? मैग्नीशियम या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है, जो कि पानी में गर्म करने के बाद यह कार्बोनेट लवण बना के बैठ जाएगा। अस्थायी कठोरता, कठोरता दूर हो जाती है उबालने के बाद, लेकिन स्थायी कठोरता उबालने के बाद दूर नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोराइड लवण था, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्लोराइड लवण था। इसलिए यहाँ आपको साबुन और अपमार्जक लगता ही है। तो क्या लगेगा अगर आपको कठोरता दूर करना है? तो अभी बताया मैं, स्थायी कठोरता दूर करना है तो आपको लगेगा साबुन और अपमार्जक। स्थायी कठोरता को दूर करना है, अब स्थायी कठोरता में आपका है क्लोराइड। अब इस क्लोराइड को अगर दूर करना है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो इसके लिए आपको मिलाना पड़ेगा सोडियम लवण। किसका? वसाम्ल का सोडियम लवण। और यही क्या है? साबुन है। यही क्या है? साबुन। या तो आप मिला सकते हो अपमार्जक, और यही सोडियम लवण को आप क्या लिखते हो? धावन सोडा के रूप में। तो धावन सोडा आपको अलग से पता है, सोडियम कार्बोनेट मिला सकते हो यार, या तो ये मिला लो या तो आप सीधा क्या मिला लो, ये मिला लो या ये मिला लो, सोडियम कार्बोनेट मिला लो। देख लो यार ऐसा वाला कुछ ऑप्शन है क्या? सोडियम कार्बोनेट क्यों मिलाना? कार्बन को धो रहे हो आप, कई बार हो गया है, ये धावन सोडा होता है, धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बेकिंग होता है, ये विरंजक होता है, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम नहीं सॉरी जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। याद करो, ट्रिक से याद किए थे क्या? कैल्सी चूना खा के, सेल्फी कैल्सी चूना खा के, तो चूना खा के सेल्फी लेते और 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद पानी डालते हमें गिल्ला करे हुआ। क्लियर है? तो ये तो था आपका जिप्सम, जिप्सी में लेते ना सेल्फी, ये जिप्सम है। जिप्सी कहाँ मिलाओगे यार? जिप्सम नहीं मिलाना है, ना बेकिंग सोडा नहीं मिलाना है। बेकिंग सोडा से क्या ही होगा? स्थायी कठोरता दूर नहीं होगा, ना ही विरंजक चूर्ण से होगा। अगर ये भी जानते हो आप बेसिक तब भी उड़ा दोगे, और क्या लोगे? सोडियम कार्बोनेट, जो कि गलत लिखा है इसमें। सोडियम कार्बोनेट ऐसा होता है Na2CO3, ये ध्यान में रखना, ये गलत लिखा है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको भी मैं चर्चा में किया था ईंधन में। एक्चुअल में आपका मैं ऐसे बताया था, ये अगर ईंधन हो गया, ईंधन है तो ये मैंने डाल दिया पेट्रोल, पेट्रोल एक ईंधन है। किस में डाला सर? ये अभी आपको लेके जाऊंगा ना हवाई जहाज में, यह आपका क्या हो गया? आपका हवाई जहाज। ठीक है, अब ये जो हवाई जहाज है नीचे में तो नहीं उड़ेगा, जमीन में, ये जाता है सीधा ऊपर, और जब ऊपर में उड़ता है तो यहाँ है ठंडा, और ठंडा है तो है पानी की मात्रा इसमें। अगर तो ईंधन में जो पानी है, ईंधन में जो पानी है वो हो जाएगा, जम जाएगा, ईंधन में जम जाएगा। अब इसी जमने से बचाने के लिए, जम जाएगा, इससे बचने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ता है ईंधन में? एथिलीन ग्लाइकोल। अरे जो एथिलीन ग्लाइकोल है क्या करेगा? इस पानी को जमने से बचाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? क्योंकि अभी देखो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही कम होगा तापमान, ठंडा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है। तो हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में अब जमने नहीं देगा कौन? एथिलीन ग्लाइकोल। हिमांक को 0 से करके वो -43 के आसपास, मतलब -40 डिग्री में ले गया। सोचो, कहने का मतलब पानी अब जमेगा नहीं 0 में, पानी को जमाने के लिए, क्योंकि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल था, पानी को जमाने के लिए अब 0 डिग्री नहीं और कम तापमान चाहिए, -43 डिग्री होगा तभी जाके आप पानी जमेगा। और इतना इससे कम नहीं होता है, जितना ये हाइट में उड़ता है उसमें आपका -40 डिग्री कभी नहीं होगा, तो पानी जमने से बच जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? जमने से बचाता है। इसको मैं ऐसे बताया था, ग्लाइकोल, कैसे ट्रिक से याद करना था? ग्लाइकोल। तो ये क्या करता है? गलाई है, क्या है? गलाई है, और जमने से बचाई है, गलाई है, जमने से बचाई है। तो यही करता है, जमने से बचाता है। तो देख लो यार क्या करता है, डिटर्जेंट विटर्जेंट कुछ नहीं है, ट्यूबलेस टायर में पंचर बनाने, वाह पंचर बना दो तुम लोग। क्लियर है? तो ग्लाइकल से पंचर भी नहीं बनेगा। प्रतिहिम, हाँ सर, हिम बनने से रोकता है, जमने से रोकता है, मतलब हिम बनने से रोकता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग मतलब फ्रीज होने से रोकता है। सही है सर। खाद्य परीक्षक कुछ नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इधर? सी। तो ये आपका ऑप्शन सी एकदम सरल है। आगे बढ़ते हैं, बस 10 प्रश्न और बचा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता है इसलिए, और एक्सप्लेन करूंगा तभी तो प्रश्न बनेगा, केवल रट लोगे तो हो जाएगा काम। क्लियर है?
तो अभी कितना समय बचा है हमारे पास? 1 घंटा हो गया है। नहीं करेंगे, 1 घंटा क्या 1.5 घंटा होगा तब भी करेंगे, लेकिन कल का क्लास की तैयारी अभी हुआ नहीं है। चल कोई नहीं, जग लेंगे रात में। बिच्छू डंग में कौन सा होता है? अब हमको मधुमक्खी और इसका तो पता है, मधुमक्खी और क्या था, चींटी। मधुमक्खी और चींटी में होता है मेथेनोइक या फार्मिकमला, फार्मिकमला ये। अब हमको क्या पूछ लिया? बिच्छू, बिच्छू काट दिया, बिच्छू के डंग में क्या होता है? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि बिच्छू काटते रहता है ना भाई। तो बिच्छू के डंग में क्या आएगा? हाँ, बिच्छू के डंग में क्या आएगा? मेथेनोइक अम्ल। यही है भाई, यही भाई साहब है, इसी को बोलते हैं मेथेनोइक। इसी को क्या बोलोगे आप? मेथेनोइक अम्ल। तो ये बहुत जलन करेगा और ये विष आपके शरीर में फैलता जाता है। तो बिच्छू का डंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? लैक्टिक अम्ल नहीं है, लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल टाट होता है, याद करो, ये इमली वगैरह में पाया जाता है, अंगूर इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपका टमाटर पालक में। ये सब ऐसे उड़ा सकते थे। बचा क्या? मेथेनोइक। एकदम सरल प्रश्न था, आगे समझ में। कैल्शियम सुपर फास्फेट, तो जब भी ऐसा फास्फेट वगैरह आ जाता है ना, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, ये फास्फेट वगैरह ज्यादातर उर्वरक वगैरह के नाम में आपको दिखेगा। तो उर्वरक वगैरह के नाम है उसमें ही फास्फेट है। जैसे डीएपी का फुल फॉर्म आपके उसमें खेत में डालते हैं ना, तो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। ये भी पूछा जा सकता है, जो खेत में डाला जाता है। अब ये देखो, डाई अमोनियम फास्फेट है, क्लास में क्या आया? फास्फेट, अमोनिया मतलब NH3, नाइट्रोजन है, मतलब ये डीएपी क्यों डाला जाता है? डीएपी है आपके वृद्धि के लिए। जैसे यूरिया है, यूरिया में भी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो ये भाई साहब लोग क्या देते हैं? नाइट्रोजन। इसमें अमोनिया देख लो, नाइट्रोजन। यूरिया में भी वही होता है, NH2CO, NH2। क्या मिलेगा यहाँ भी आपको? नाइट्रोजन ही तो मिल रहा है, देखो आगे समझ में। तो ये ध्यान में रखना, जहाँ फास्फेट वहां क्या आ जाएगा? उर्वरक। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ? ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग, पहली बता चुका हूं। टमाटर में क्या होता है? लाइपेन, लाइपेन लाल रंग का, ऐसे करके याद किए थे। तो देख लो यार, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या आ जाएगा? लाइकोपेन, लाइकोपेन। तो पेन से याद रखना है, ऐसे पेन से, कैसा वाला पेन? लाल पेन, लाल से लाल, लाल रंग होता है लाइकोपेन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्कक, लॉजिक लगाओ इसमें, जल कौन सोख सकता है? पढ़ो और देखो, कौन जल सोख सकता है? तो वो पॉज करके देख लो वीडियो, क्लियर है। यह होता है जेल। तो जेल जो होता है जेली, जेली से याद रखो, जेली में जल सोखा हुआ मिलेगा आपको। जल क्या मिलता है? सोखा हुआ। तो जस्ट जेली, चुप चुप करता है, तो जस्ट जेली। सिलिका जेल, सिलिका जेल होता है जो कि जल को सोखने का काम करता है। तो सिलिका जेल आपका जल को सोख देता है, जल शुष्कक होता है। तो अगर कहीं जल ज्यादा है और वहां जल को सोखना है, तो वहां डाल दो सिलिका जेल। सिलिका जेल वहां जो भी जल है उसको सोख लेगा अपने अंदर, और जल वहां गायब हो जाएगा। तो सिलिका जेल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, इसमें आप लॉजिकल तुक्का भी मार सकते थे। कैसे सर? कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक जल का शोषण नहीं करता है, बल्कि वो पानी पानी कर देता है पिघल के। उल्टा है भैया। पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन एक प्लास्टिक है, वो जल का शोषण कैसे करेगा? प्लास्टिक है तो प्लास्टिक नहीं करेगा। सोडियम कार्बोनेट हमको पता है, ये धावन सोडा है, ये जल का शोषण नहीं करता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जानते हो तो आप सीधा पहुंच जाओगे सिलिका जेल के पास। ऑप्शन इतना इजी दिया रहेगा, पूछो मत। तो ऑप्शन के अनुसार आप चलोगे तो एकदम सरल है। तो कई बार होगा, कोशिश करना। 100 प्रश्न है तो हो सकता है 100 में के आप 20 प्रश्न ऐसे हो जिसको कभी नहीं सुने हो बाप पुरखा। मान लो 30 प्रश्न आ गया, एकदम टफ आ गया कि 30 प्रश्न आप जानते ही नहीं हो, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो 10 से 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, 10 से 15 प्रश्न, जिसका आप क्या पढ़ना? ऑप्शन सही से आप उसको पढ़ना यार। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए टाइम लगेगा, समय। और समय के लिए आपको पहले राउंड में आपको समय बचाना पड़ेगा। जब भी पेपर दोगे तो आराम से पेपर मत देना, बहुत फास्ट देना। तो जो बन रहा है उसको फर्स्ट राउंड में बना दीजिए फटाफट, और जो उसके बाद जो टफ प्रश्न है उसके लिए समय बचाइए, तब जाके उसका ऑप्शन में उसके प्रश्न को समझोगे। तो कभी भी जो क्वेश्चन एकदम टफ दिख रहा है वो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसके अंदर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्लियर है, जो कि आपके काम का होगा, जिससे आप तुक्का मार सकते हो। 10 में से 10 तुक्का मारोगे, अगर 10 प्रश्न है उसमें 5 तो सही होगा, 50 में 5 भी सही है तब भी, अरे 4 भी सही है तब भी आप क्या रहोगे? पॉजिटिव नंबर में रहोगे। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, 10 में से अगर 4 सही है, 6 गलत है, तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 4 नंबर मिल गया। इसका माइनस होगा आपका 0.25, कर दो यार, 25 छक्के हो जाएगा 150, 1.5 नंबर कट जाएगा।
अभी देखो 4 में आपका घटा दो, तो 4 में घटाओगे क्या आएगा, 4 में घटाओगे 2.5। आगे समझ में? फिर भी आप क्या हो, +2 नंबर आगे हो। 3 तो भी सही होगा तब भी आप आगे रहोगे। 10 में से 3 सही, 7 गलत, तो 3 सही है तो इसका 3 नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिलता है तो। और -0.25, 25 सत्ते कितना होगा, 25 सत्ते 175 होगा। अभी भी आप क्या हो, अभी भी आप क्या हो, आगे हो। देखो 3 में क्या घटा दो, 175, अभी भी आप 1.25 के आगे हो, प्लस हो। 10 में तुक्का मार रहे हो, लॉजिकल है तो 100% वहां सही होने का चांस है, तो लॉजिकल तुक्का ही मार के आना, उल्टा पुल्टा नहीं। एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये ध्यान में रखना, प्याज में जो गंध है, प्याज रुलाता है, प्याज रुलाता है। क्यों रुलाता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, थायोसल्फिनेट, सल्फेनिक एसिड। अगर एसिड पूछा जाए, एसिड पूछा जाए तो याद रखना सल्फेनिक एसिड है। तो सल्फेनिक एसिड होता है जो कि आपको रुलाने का काम करेगा। तो पूछा जा सकता है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्याज में पाया जाता है आपका गोंदली, गोंदली में आपका क्या पाया जाता है, सल्फेनिक एसिड। और इसका कुछ तो ट्रिक बनाए थे हम लोग, भूल गया हूं मैं, क्लास में कुछ तो बनाए थे। एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, सल्फाइड, सल्फिनेट और सल्फेनिक, सल्फेनिक 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 कुछ तो बनाया था यार, क्या आज है। कमेंट करके बताइए, इसका कमेंट बताइए क्या ट्रिक बनाया था, कुछ तो हमने ट्राई किया था। कमेंट में आप बता दीजिए, कमेंट देख लेना, कोई ना कोई तो बताएगा इसका ट्रिक, मुझे पता है मैंने क्लास में बताया था। चलिए अच्छा है, बता देना, ठीक है। चलिए सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा क्या पाया जाता है, तो हमने बहुत बहुत बार पढ़ा है। जब भी हम छत्तीसगढ़ पढ़ते थे तो चूना खाते थे, और चूना क्या है आपका, बिना चूना के तो कुछ नहीं बनना है, तो लॉजिकल है यार, बिना कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ नहीं होना है। तो सीमेंट में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सीमेंट में आपका पाया जाता है वो है चूना, वो पाया जाता है चूना, और चूना को आप लिखते हो कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में चूना, और पहले जमाना आप देखोगे ना, पहले चूना का ही यूज किया जाता है। जितने भी आपके किला वगैरह बना है, किला, ठीक है, उसके आप पत्थर में देखोगे ना, उसके पत्थर के बीच में आपको क्या मिलेगा, चूना ही मिलेगा, उसके पत्थर के बीच में। तो पत्थर को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता था, चूना। चूना आपका जोड़ने का काम करता है, और अभी का सीमेंट में बिना चूना के आप बना लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा चूना, उसके बाद सिलिका। चूना के बाद अगर पूछा जाएगा तो सिलिका ले सकते हो, सिलिका मतलब रेत, क्लियर है। लगभग 10% 20% से, लगभग 10 से 20% के आसपास, ठीक है, 15-20% आपका सिलिका मिलता है, सबसे ज्यादा तो चूना। इसके बाद इसको और चिपकाने के लिए, जल्दी से इसको सुखाने के लिए, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है 3 से 5% के आसपास, जिप्सम है, और बहुत कुछ मिलाया जाता है। लेकिन चूना और सिलिका को याद रख सकते हो। रेत, सिलिका क्या होता है, बालू है, रेत, रेत को पीस कर डाला जाता है, क्लियर है, उसको दरदरा करने के लिए, एकदम चीकना होगा तो इधर है चूना और इधर सिलिका। तो चूना एकदम ज्यादा मिलाया जाता है, फिर सिलिका और जिप्सम वगैरह सब मिलाया जाता है। इसमें मैं और कॉन्सेप्ट लिख दिया हूँ, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ये देखो, तो ये क्या है, सीमेंट का मुख्य घटक में तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड देखो यहाँ 65% आपका तो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्लियर है, सबसे ज्यादा। सिलिका है, उसके बाद सिलिका ऑक्साइड मतलब क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये रेत होता है आपका। फिर एल्यूमिना है, फिर जिप्सम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर है। तो आप इतना नहीं तो दूसरा तो याद रख लो, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद आपका क्या पाया जाता है, आपका चूना के बाद आपका सिलिका पाया जाता है। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर, तो कपास जो है, ये जो कपास है, ये कपास मतलब रुई, इसी से तो बना है, और वो बहुलक है, वो क्या है, बहुलक। तो इसमें का कौन सा है जो क्या बना सकता है आपका कपास, लॉजिकल तुक्का मारोगे तो कपास क्या होता है, कपास स्टार्च नहीं होता है, कांदा वांदा रहता तो स्टार्च बोलते हैं, कपास मतलब रुई, ये स्टार्च नहीं है, ना ही ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज नहीं है, ना ही प्रोटीन है, यह सेल्यूलोज। याद रखना, जो आप रुई है, रुई का पौधा आपने देखा होगा तो रुई निकालते हो, एक्चुअल में जो कपास होता है उसका क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का क्या बना रहता है, रुई बना रहता है। तो किसका बहुलक है कपास बोलेगा तो सेल्यूलोज का है, सेल्यूलोज, एकदम सरल है, एक बार और पढ़ लेना बस पेपर के पहले, ऐसी टाइम पास, ठीक है सर। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। एनेस्थेटिक मतलब जो आपके शरीर को शून्य करता है, नहीं तो आपको तकलीफ होगा।
तो एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया देते हैं ना, एनेस्थेसिया। तो जो एनेस्थेसिया है ये क्या है, शून्य करना आपके शरीर को, एनेस्थेसिया। ये आपके बॉडी को क्या करता है, शून्य करता है। मान के चलो यहाँ ऑपरेशन करना है आपके हाथ में, यहाँ कट लगाना है, तो मैं यहाँ इंजेक्शन दूंगा और क्या करूंगा, इस हाथ को यहाँ कर दूंगा शून्य। इससे आपको क्या नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के नस अब काम नहीं करेंगे। एनेस्थेसिया क्या करेगा, दर्द महसूस नहीं करता है, दर्द महसूस नहीं करने देता है। अब दर्द महसूस नहीं होगा तो आराम से क्या कर सकते हैं, चीराफाड़ी कर सकते हैं। क्लियर, डॉक्टर आराम से चीराफाड़ी करता है। क्लियर, तो यही एनेस्थेसिया के लिए आप क्या क्या यूज करते हो, सबसे ज्यादा तो नाइट्रस ऑक्साइड आपने सुना है, N2S, हस हस ऑक्साइड, याद करो। ये नाइट्रस ऑक्साइड आपका लाफिंग गैस भी कहलाता है, लाफिंग गैस, और इसका यूज करते हैं शून्य करने में, मतलब एनेस्थेसिया में तो दोनों यूज होता है। तो अब क्या होगा, ऐसे याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, हस हस ऑक्साइड करके याद किए थे। नाइट में, रात में क्या कहते हैं, हस हस ऑक्साइड। हस हस ऑक्साइड क्या बोलना है, क्योंकि दो होता है, हस हस। क्लियर है, और हंसना मतलब अब दर्द नहीं होगा, और दर्द महसूस नहीं होगा तो क्या करोगे, हंसोगे, हंस हंस। दर्द महसूस नहीं होगा तो हंस हंस। तो इसमें तो एनेस्थेटिक नहीं है पूछा है ना, ये तो है, मतलब अच्छा। क्लोरोफार्म भी है, बचपन में आप सुने होंगे कि क्लोरोफार्म सुना के बेहोश कर दिया करके। क्लोरोफार्म बेहोश किया है मतलब आप क्या हो गए, शून्य हो गए। शून्य हो गया मतलब क्लोरोफार्म का भी यूज होता है। अब एसीटोन और ईथर, ईथर का भी यूज होता है, याद रखना। एनेस्थेसिया के रूप में ईथर का भी यूज होता था। अब ज्यादातर क्लोरोफार्म ईथर यूज नहीं किया जाता है, तो इसमें जो है एनेस्थेसिया नहीं है, एसीटोन नहीं है। एसीटोन कार्बनिक विलायक बोल सकते हो, एक कार्बन है, कार्बनिक विलायक है आपका एसीटोन। तो क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रोस है, क्लोरोफार्म है, ईथर है, एसीटोन नहीं है। कास्टिक सोडा एकदम सरल था यार। कास्टिक सोडा क्या होता है, देखो, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा। वैसे याद किए थे, ये हो जाएगा आपका कास्टिक, ये कास्टिक कहलाता है, और सोडा के कारण सोडा है। अगर इसी जगह मैं से लिखता ये कहलाता है कास्टिक, और ये कहलाता है पोटास, तो इसका मतलब हो जाएगा कास्टिक पोटास। तो जब आपको कास्टिक पोटास पूछे तो कास्टिक पोटास है ये, और ये कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा है। और यही जगह में जब सोडियम कार्बोनेट हो जाता है तो कार्बन को धोना पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब कार्बन को धोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा मतलब ये धावन है और ये सोडा है। सोडियम मतलब सोडा, तो जहाँ सोडा मतलब वहाँ सोडियम मिलेगा, तो धावन सोडा। और जहाँ बाई आगे, कब आगे, बाई, जहाँ बाई वहाँ बेकिंग, बाई है बेकिंग कर ही, बाई क्या करती है, बेकिंग करती है, तो बेकिंग सोडा होता है बाई। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा, एल। क्लियर, एकदम सरल। तो कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, उधर है कास्टिक पोटास, तो इसमें हमको पूछा था कास्टिक सोडा, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। आगे पैरासूट, पैरासूट देखो, पैरासूट मतलब जो आप उड़ते हो, पैरासूट उड़ने के लिए क्या बनाया जाता है, पैरासूट। अब पैरासूट का कपड़ा किसका बना रहता है, ये जो ऐसा पैरासूट रहता है, इसमें लटका दो एक भाई साहब को, ये जो पैरासूट है, ये पैरासूट का जो कपड़ा रहता है वो किसका बना रहता है आपका, नाइलॉन का, याद कर लेना, नाइलॉन। आराम से, अरोम, ओरमजा, काबर की झूला था नाइलॉन में। अब नाइलॉन क्या होता है, एकदम स्ट्रेचेबल होता है, तन्य रहता है, तन्य रहता है, टूटता नहीं है। क्लियर है, अब तन्य ही टूटेगा नहीं, तभी तो आप नाइलॉन का यूज कर पाओगे। अब फट गया, हवा में हो, हवा जोर से चल रही है, उसमें दबाव पड़ रहा है, अगर ऐसा कुछ मटेरियल यूज करते जिस दबाव नहीं झेल पाता, फट जाता, टूट जाता, तो ऐसे में तो आपका हो गया ऊपर में राम नाम सत्य, आप ऊपर थे, नीचे गिरे और फिर ऊपर चले गए, हो गया फिर नाइलॉन। तो इसलिए नाइलॉन बहुत जरूरी है, नाइलॉन ना ओरमजा, ठीक है, नाइलॉन ओरमजा, नाइलॉन ना रोम, नाइलॉन ना रोम, ठीक है। तो नाव रमता है, रमता है मतलब ये आपको ऊपर में बढ़िया से लटकाता है, इसलिए नाइलॉन याद रखना। नाइलॉन कहाँ यूज होगा आपका, पैरासूट में। प्राकृतिक रबर में तिर्यक बंध का भाव होता है, प्रत्यास्थता बढ़ाने हेतु इसमें किस पदार्थ का है, आपने सुना होगा कृत्रिम रबर। अब कृत्रिम रबर अच्छा से प्रत्यास्थ गुण रहता है, ठीक है सर समझ आ गया, प्रत्यास्थ रहता है, लेकिन जब प्राकृतिक लोगे तो उसमें प्रत्यास्थता थोड़ी सी कम होती है, चटक जाती है जल्दी से। अब प्रत्यास्थ कम है इसमें, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, तिर्यक बंध, प्रत्यास्थ क्या है इसमें कम, तो इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो सल्फर जाए, बढ़ाना है तो क्या करो, सल्फर मिलाओ, बढ़ाना है तो इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर। तो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है पूछे जाएगा तो
प्राकृतिक रबर, रबर से रगड़, रगड़ सफर में, रगड़ किसका, सफर, रगड़ सफर, रगड़ सफर, क्या मिला दो इसमें, सल्फर, सल्फर मिला देंगे। आ जाओ आगे, बस कुछ प्रश्न बचे, खत्म होने वाला है ये। चश्मों के लेंस में, चश्मा हमने पहना है, मैंने भी अभी चश्मा पहना है, तो इसमें क्या यूज होता है, कौन सा कांच यूज होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। चश्मा पहनने के बाद क्या होता है, तन काला चश्मा, ये वाला काला वाला नहीं है, ये पावर वाला है। और तैनु काला चश्मा जचता है घोड़े मुखड़े पे, और राजा लगते हो भैया आप, क्या लगते हो, चश्मा पहनने के बाद जचता है आपको, आप तो ऐसे लगते हो जैसे पूरे भारत के राजा हो, आहा फूलो दे ओला, जचता है आपके ऊपर, राजा लगते हो आप, राजा, राजा को बोलते हैं क्राउन। जब चश्मा पहन लेते हैं तो राजा लगता है, और राजा को बोलते हैं क्राउन। तो क्राउन से क्राउन कांच, आपका जो चश्मा वाला है लेंस, जो पावर वाला चश्मा है, कौन सा कांच यूज करते हैं बोलेंगे तो क्राउन कांच यूज करते हैं। फोटोक्रोमेटिक मतलब फोटो है जो प्रकाश में, क्रोमेटिक मतलब रंगीन हो जाता है, रंगीन वाला जो होता है वो फोटोक्रोमेटिक कांच है। जैसे आप धूप का चश्मा वगैरह पहनते हो तो वो कलरफुल हो जाता है, जैसे धूप में जाओगे प्रकाश से क्रिया करके वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिक। सोडा कांच, जैना कांच छोड़ दो। कांच को कठोरता प्रदान करने हेतु किस प्रकार, किसका मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, तो कांच को कठोरता प्रदान करने के लिए चूना मिलाया जाता है, ध्यान में रखना। तो कांच को अगर कठोर करना है तो कांच को कठोर करने के लिए क्या मिला देंगे, चूना। तो चूना कर देता है उसको कठोर, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ऑप्शन सी इधर लिख दिया हूँ। और फोटोक्रोमेटिक कांच क्या होता है, इस प्रकार का कांच है जो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार अपनी पारदर्शिता बदलता है। तो यह फोटोक्रोमेटिक, नाम से समझ आ रहा है, फोटो, फोटो मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश के अनुसार जो रंग बदले वो होता है फोटोक्रोमेटिक। लेकिन क्राउन कांच रंग नहीं बदलता है, क्राउन कांच पावर कांच है, और ये पावर कांच आपका लेंस जो है वो सफेद ही रहेगा कितना भी प्रकाश में चले जाओ। अब दोनों का मिश्रण आता है आजकल कि पावर लेंस बनाने जाओगे ना तो पावर लेंस के साथ मिश्रित कर दिया जाता है फोटोक्रोमेटिक, कि आप जब वही पावर लेंस आप कहाँ जाओगे, धूप में जाओगे तो कलर बदल लेता है, ठीक है। फिर यहाँ मैं बता रहा था आपका कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिका क्या होता है भैया, सिलिका से ही कांच बनता है, मैं कई बार बताया हूँ। जो रेत है, रेत वो सिलिका है, और यही रेत सिलिका ही कांच है, कांच ही सिलिका है, मतलब रेत से आपका कांच बनाया जाता है, हमने पढ़ा था। सिलिका कांच का क्या है, मुख्य घटक है। कांच की कठोरता के बजाय इसका आधार है बोल सकते हो, बिना सिलिका के कहाँ का कांच बनेगा। तो सिलिका तो एकदम 100% उसका क्या था, संगठन था। इसको कठोर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएगा। पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है भैया, पोटेशियम क्लोराइड का कांच को सख्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह कैल्शियम ऑक्साइड की जितना सामान्य नहीं है, इसको भी सख्त करना है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा पावरफुल है। सोडियम कार्बोनेट मतलब कांच के गलनांक को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है तो जल्दी से गला सकते हो। अब कांच का गलनांक ज्यादा है तो ज्यादा तापमान लगेगा, गलनांक को कम कर दो, मान के चलो 500 डिग्री सेल्सियस था जिसमें गलाना है, तो 500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा ताप है। अब गलाने को कम करना है कि वो 300 में ही गल जाए, तो गलनांक को कम करो, 500 से 300 में गल जाए, जिससे आप उसको आसानी से गला के उसका डिजाइनर बना सकते हो कांच का, जैसे गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं डिजाइन वाला वस्तु। तो सोडियम कार्बोनेट मिला दो, सोडियम कार्बोनेट मिलाओगे तो जल्दी से पिघल जाएगा, और जल्दी से पिघल जाएगा तो उसको आप सांचा में ढाल सकते हो। तो ये सोडियम कार्बोनेट पिघलाने का ये कठोर वाला है, और कांच का जो मेन संघटक है वो सिलिका होता है। अंतिम प्रश्न आ जाओ, यह है आपका कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्न में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। तो आपको नाम पता रहना चाहिए, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम। अब रेशम बनाना है तो रेशम बनाने के लिए आपने सुना होगा रेशम मतलब सिल्क, तो प्राकृतिक तो आपने सुना होगा, प्राकृतिक रेशम जो बनता है जैसे आपका कोसा सिल्क, तो ये जो कोसा सिल्क है ये तो प्राकृतिक था, ये क्या था आपका, प्राकृतिक था, प्राकृतिक कोसा सिल्क का प्राकृतिक था। लेकिन कृत्रिम रेशम बनाना है तो कृत्रिम रेशम बनाने के लिए आपको यूज करना है रेयॉन। कौन सा यूज करते हैं, रेयॉन। तो एकदम सरल है, रे ना रेशम, कैसे याद रखना है, रे या रेशम, रे या रेशम, रे ना रेशम, तो रे ना रेमा, रे ना रेमा, तो रेशम रेना, रेशम रेना, रेशम आया रेयन से, रेशम आया रेयन से, ऐसे करके याद करना। तो रेयान आपका क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ देखोगे तो पीवीसी को तो सीधा काट सकते थे, पीवीसी तो ना तो बनाओगे यार, पीवीसी प्लास्टिक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप आपने सुना होगा, ड्रेनेज पाइप वगैरह जो घर में आपका पाइप वगैरह लगता है किसके बनता है, पीवीसी। ये भी प्लास्टिक है, एक्रेलिक, तो प्लास्टिक हो गया। एक्रेलिक पेंट आता है आपका, प्लास्टिक पेंट, ये आ गया एक्रेलिक पेंट, पीवीसी पेंट, ये सब प्लास्टिक है, छोड़ दो।
अब ओरलिन और रेयान में रेयान लग रहा है रेशम जैसा, ऐसे करके बाई ऑप्शन अब भी आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन था आपका सी। ऐसे करके लगभग मानव जीवन का बहुत सारा आपने कवर कर लिया है। और आगे और करेंगे एमसीक्यू, तो इतना कीजिए आप। आशा करते हैं सीखा होगा, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।